दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है और आज मैं इसका पहला भाग आपको सुनाने जा रहा हूँ। भारत के जेम्स बॉन्ड से जुड़ी कई दिलचस्प बातें। वो जेम्स बॉन्ड जो हमेशा अपना काम खामोशी से करता है। वो साइलेंट मैन उत्तराखंड के पहाड़ियों में ही पैदा होता है। साल 1945 उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है अजीत। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबें भी नहीं लिखेंगी। वो लड़ाइयाँ जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों के नकाब में, झूठी पहचान में, मौत के साए में लड़ी जाती हैं। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, न डरने वाली न रुकने वाली। 22 साल की उम्र में यूपीएससी निकाली, आईपीएस बना, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ रास्ता था। 1971 केरल में दंगे फूट चुके थे। पुलिस थर थर कांप रही थी और तभी एक दुबला पतला नौजवान बिना बंदूक लिए अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है। बोलता है, समझाता है, डर नहीं दिखाता और एक हफ्ते में शांति लौट आती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। मिजोरम के जंगलों में विद्रोही छिपे थे। लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ था। डोभाल वहां गया, लेकिन किसी अधिकारी की तरह नहीं, एक आदमी, एक आम इंसान बनकर, और वो उनके साथ रहने लगा। उनके साथ खाना खाया, उनके जैसा बोला, धीरे धीरे कमांडरों का विश्वास जीत लिया। एक दिन लाल डेंगा चीख पड़ा, उसने मेरे आदमी चुरा लिए, कभी सिक्किम में तो कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो डोभाल भेजे गए। न टैंक न बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग। पाकिस्तान के काहुटा में जहाँ परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बनकर वहां घूमे, नाई की दुकानों से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे और भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिलती। 1988 अमृतसर स्वर्ण मंदिर, खालिस्तानी आतंकवादी अंदर छिपे थे। डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए, उर्दू बोली, दोस्ती की, भरोसा जीता और फिर सर्जिकल ऑपरेशन से पहले पूरी जानकारी भारत को दे दी। कई लोगों की जानें बच गईं और किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर एक डोभाल बैठा था। 1999 कांधार, एक हाईजैक प्लेन, 180 भारतीय बंधक जब देश थम गया था, तब डोभाल एयरपोर्ट पर खड़ा था, सौदेबाजी कर रहा था। 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन हर यात्री जिंदा लौट आया। सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, पर डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, युवाओं को जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च किया, देश की नीतियों पर दबाव बनाया। साल 2014 जब बीजेपी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोन किया, डोभाल जी अब आपको एनएसए बनना होगा। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत के रणनीतिकार थे। इसके बाद म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी। हर बड़ी घटना में एक साया था, एक नाम था जो कभी कैमरे में नहीं आया। वो नाम है अजीत डोभाल। आज भी वो लड़ते हैं, सिर्फ पाकिस्तान या आतंक से नहीं, बल्कि उन आरोपों से भी जो उनके परिवार पर लगाए गए। उनका बेटा बदनाम हुआ, डोभाल ने मुकदमा किया और कोर्ट में जीत हासिल की। अजीत डोभाल चुप रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। वो दिखते नहीं पर हर जगह मौजूद रहते हैं। वो नारे नहीं लगाते, वो परिणाम लाते हैं। जब भारत सोता है तब डोभाल साहब जागते रहते हैं। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अभी के उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनेलस्यू गांव में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। डोभाल एक भारतीय नौकरशाह और जासूस रह चुके हैं, जो वर्तमान में 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। केरल कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी। उन्होंने इसके संचालन विंग का नेतृत्व करने के बाद 2004-05 से खुफिया ब्यूरो के निर्देशक के रूप में कार्य किया। डोभाल एक जासूस और खुफिया अधिकारी के रूप में पाकिस्तान में 1 साल तक आईबी के अंडरकवर जासूस के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में एक अधिकारी के रूप में 6 साल तक काम किया। डोभाल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इराक से 46 भारतीय नागरिकों को निकालने, 2015 में ऑपरेशन हॉट परस्यूट, पीएफआई की तोड़फोड़ और कई अन्य भारतीय खुफिया और सैन्य अभियानों में शामिल थे। उन्होंने 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके वे एनएसए के रूप में अपनी नियुक्ति तक प्रमुख रहे। डोभाल 1968 में केरल कैडर में कोट्टायम जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। केंद्रीय सेवा में शामिल होने से पहले डोभाल ने 1972 में कुछ महीनों के लिए केरल के थालासेरी में काम किया था। उन्हें 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के विमानों के सभी
हुई 15 अपहरणों को समाप्त करने में शामिल होने का अनुभव है। आईबी मुख्यालय में उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक संचालन विंग का नेतृत्व किया। मल्टी एजेंसी सेंटर MAC के संस्थापक अध्यक्ष थे। साथ ही संयुक्त इंटेलिजेंस कार्यबल JTFI के भी प्रमुख थे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने ISI एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ की, खालिस्तानी अलगाववादियों पर जासूसी की। डोभाल ने उनके हथियारों के बारे में जानकारी एकत्र की और उनकी स्थिति के नक्शे बनाए। वह उनके समूह में एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए और उन्हें तोड़फोड़ करने की गलत सलाह दी, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मदद मिली। उन्होंने सिक्किम के भारत में विलय के लिए खुफिया जानकारी में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों में थोड़े समय के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन के अधीन प्रशिक्षित किया गया था। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसे अपहृत हवाई जहाज IC-814 के यात्रियों को रिहा करने के लिए बातचीत के लिए अफगानिस्तान के कंधार भेजा गया था। बाद में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया। आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग अगले एपिसोड में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देकर हमें जरूर बताइए आपको कैसी लगी। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।